हेलो बच्चों, मैं गुड़िया कुमारी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान का VVI सब्जेक्टिव, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस क्वेश्चन को लिखा गया है, जो सारे VVI क्वेश्चन थे उन सब में से चूज करके, जो हर बार पूछे जाते हैं, और इसमें जो आंसर दिए गए हैं वो बहुत ही सरल करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते टाइम नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा ये मददगार होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, किण्वन क्या है, यह कहाँ होता है। किण्वन यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जो जाइमेज एंजाइम के प्रभाव से होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का सरलीकरण किया जाता है, जिससे अल्कोहल एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है। बाबू देखो, जब ग्लूकोज का सरलीकरण किया जाता है तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, जो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। और एथिल अल्कोहल यहाँ पे C2H5OH है। इसके साथ साथ यहाँ पे CO2 गैस निकलती है। जब आपसे कभी पूछा जाए कि किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें CO2 गैस निकलती है। और इसके साथ साथ ऊर्जा मुक्त होता है, जो 25 किलो कैलोरी के रूप में मुक्त होता है। किण्वन अनॉक्सिशोषण का प्रक्रम है, अर्थात ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यह एक प्रकार का चयापचय उपापचय प्रक्रिया है। इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। चयापचय का ही दूसरा नाम है उपापचय। इसका एग्जाम्पल है, शराब, बियर जैसे मादक पेय के निर्माण में किण्वन का उपयोग करते हैं। दही जैसे खट्टे पदार्थ के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। यह मनुष्य सहित सभी जानवरों के जठरांत्र संबंधी मार्ग के भीतर भी होता है। किण्वित खाद्य पदार्थ के सेवन से हृदय रोग का जोखिम कम होता है। जब आप किण्वित खाद्य पदार्थ खाते हैं तो इससे हृदय रोग का जोखिम कम होता है, हृदय रोग से आप बच सकते हैं। तथा पाचन सही करता है किण्वित खाद्य पदार्थ। अधिक सेवन उसे वो हमें खराबी कर सकता है, हमारे शरीर में कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सामान्य मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो ये पाचन को सही करता है, प्रतिरक्षा बढ़ाता है और वजन घटाने में भी काफ़ी सहायक होता है। चलिए, आपका दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में भोजन कैसे पहुंचता है। पैरामीशियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम जो प्रोटोजोआ है वो अमीबा के जैसा होता है, मृदुजलीय प्रोटोजोआ है ये, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है तथा यह बाहर से एक प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। प्रचलन कहने का मतलब है कि ये इसमें गति होगी, सिलिया में गति होगी, ये एक जगह से दूसरे जगह खाद्य पदार्थों या किसी भी चीज़ों को पहुंचाने में सक्षम होगा। पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने के लिए एक अंग पाया जाता है जिसे कोशिका मुखिया साइटोस्टोम कहते हैं। सीलिया भोजन को कोशिका मुख तक ले जाने का काम करता है और वहाँ से भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। मैंने बताया था कि सीलिया एक प्रचलन अंगक है जिसमें गति होती है। वो भोजन जब पैरामीशियम के बाहर में आता है तो सीलिया उसको कोशिका मुख तक ले जाने का काम करता है और वहाँ से भोजन जो है पैरामीशियम अंतर्ग्रहण के द्वारा अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद है, पैरामीशियम में बिना पचे हुए भोजन के कण। अब कोई भी जीव है वो भोजन करेगा, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पचते नहीं है। जैसे पैरामीशियम में बिना पचे हुए भोजन का कण गुदा छिद्र, जो गहरे भूरे रंग का होता है, के माध्यम से समाप्त हो जाता है। चलिए, आपका वो क्वेश्चन भी खत्म हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रक्रम होते रहते हैं। हम लोग भी जीव हैं, हम लोग के शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रक्रम होते रहते हैं। जैसे में श्वसन, जो हम लोग हर समय करते रहते हैं, हर समय सांस लेते हैं, बिना सांस के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। उसके लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उत्सर्जन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चालन, गति आदि, इन सभी क्रियाओं को करने के लिए तथा शरीर में समुचित वृद्धि के लिए पोषण का होना अनिवार्य है। अगर हम पोषण नहीं कर लेते हैं, अगर हम भोज्य पदार्थ नहीं खाते, हमें पोषण प्राप्त नहीं होता है, तो हमारे शरीर की समुचित वृद्धि नहीं होगी और धीरे धीरे वृद्धि रुक जाएगी और इससे हमारी मृत्यु हो सकती है। पोषण के माध्यम से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की सहायता से ही मांसपेशियों का निर्माण, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, ऊर्जा विभिन्न शारीरिक कार्य के लिए प्राप्त होती है। अब पोषण के माध्यम से ही हमारे मांसपेशियों में वृद्धि होती है। इंसान खाता है, मोटा होता है या पतला होता है, जो कम खाता है उसके शरीर में मांसपेशी की थोड़ी कमी होती है, लेकिन जो अच्छा पोषण लेता है उसके शरीर में मांसपेशी की वृद्धि होती है, सामान्य रूप में रहता है वो।
रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे पोषण पे कि हमारा पोषण कैसा है। अगर हम अच्छे पोषण लेते हैं, उसमें पोषक तत्व तो बहुत अच्छे अच्छे सारे पोषक तत्व हैं, खनिज लवण प्रोटीन वसा सारे सामान्य मात्रा में हैं, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। और अगर सामान्य मात्रा से कम है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऊर्जा भी मिलती है हमें विभिन्न शारीरिक क्रिया करने के लिए जो हम पूरे दिन करते रहते हैं। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दीर्घरोम विली क्या है। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों के प्रॉब्लम होते हैं। दीर्घरोम, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों के लिए लाया गया है दीर्घरोम क्या है और इसका क्या कार्य है। इसमें दिया है, छोटी आंत के भीतरी दीवार पर कई उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं के अग्रभाग को दीर्घरोम कहते हैं। हमारी जो छोटी आंत होती है, जहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन होता है, वहाँ पे उसके छोटी आंत के भीतरी दीवार में उंगली जैसी संरचनाएं बहुत सारी पाई जाती है और उस संरचना के अग्रभाग को ही दीर्घरोम कहते हैं। संरचना के अग्रभाग को दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम को रसांकुर भी कहा जाता है। दीर्घरोम का दूसरा नाम रसांकुर है। इन रसांकुरों के बीच बीच में आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती है जो पाचक रसों का स्राव करती है। दीर्घरोम का कार्य, अब आया आपका दीर्घरोम का कार्य। दीर्घरोम का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाना है। चलिए आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ, दीर्घरोम क्या है और इसके क्या कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है। आपके बायोलॉजी में दिया हुआ है। पादप हार्मोन 5 है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन ये सब जो है, इस सब के बारे में तो यहाँ पे पूछा नहीं गया। यहाँ पे आपको एथिलीन के बारे में पूछा गया है, तो उसमें आपके बुक में दिया हुआ है कि इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं इस बात को सही से नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए। एथिलीन एक प्रकार का गैस है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। आंसर है, एथिलीन एक प्रकार का गैस है। यह पादप हार्मोन है। यह पेड़ पौधों में उपस्थित होने वाला हार्मोन है, जिसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। इसका निर्माण पौधों के अग्रभाग में होता है। तना, शीर्ष स्तंभ या तना में इसका निर्माण होता है। कच्चे फल में इसकी मात्रा कम होती है। जो फल कच्चा होता है उसमें एथिलीन की मात्रा कम होती है। यह अन्य हार्मोन के साथ मिलकर फलों के पकने की प्रक्रिया को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूँकि यह फलों के पकने की क्रिया को प्रेरित करता है, इसलिए इससे फल जल्दी पकते हैं और इसको एथिलीन को कारक माना गया है, फल पकाने वाले हार्मोन माना गया है, जिससे फल पक जाते हैं, इसलिए इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्तन क्या है। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश के प्रभाव से होने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं उसके शीर्ष स्तंभ, पत्तियां, तने प्रकाश की ओर गति करते हैं। इजी वे में अगर बोले तो प्रकाश अनुवर्तन में पेड़ पौधे के जो ऊपरी भाग होते हैं जिसपे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो सारे भाग प्रकाश की ओर गति करते हैं, इसलिए इसको प्रकाश अनुवर्तन कहा गया है। इसमें लिखा है, प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश के प्रभाव से होने वाली एक प्रक्रिया है जो सर्वाधिक पौधों में देखी जाती है। ये सबसे ज़्यादा पौधों में देखा जाता है, क्योंकि हम मानवों में या कोई भी जीव ऐसा नहीं जो प्रकाश अनुवर्तन को दिखाएगा। कुछ जीव ऐसे होते हैं, हम लोग जो हैं उसमें प्रकाश अनुवर्तन नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग भी प्रकाश की ओर गति करते, लेकिन ये पौधों में मुख्य रूप से पाया जाता है। सर्वाधिक आपको पौधों में देखने को मिलेगा। इसमें पौधे का ऊपरी भाग सूर्य प्रकाश की ओर गति करता है। जिस पे सूर्य प्रकाश पड़ता है वह भाग सूर्य प्रकाश की ओर गति करने लगता है। इस प्रकार की गति सर्वाधिक पौधों के तने के शीर्ष भाग तथा पत्तियों में स्पष्ट देखी जा सकती है। प्रकाश अनुवर्तन के कारण ही पेड़ पौधे वनस्पति ऊपर की ओर बढ़ते पाए जाते हैं। पौधों के अलावा यह गुण फफूंद, फंगस में भी देखा जाता है। या तो प्रकाश अनुवर्तन मुख्य रूप से पौधों में होगा, सर्वाधिक पौधों में होता है। इसके अलावा अगर किसी चीज़ की बात करें तो यह फंगस में पाया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी तक में जो भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन मेरे ऐसे होंगे जो मैं अपने तरफ से दूंगी, ताकि वो आप इस चीज़ को देखें। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे। मुख्य रूप से पूछता है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, तो आगे मैं उस क्वेश्चन के आंसर को डालूंगी। अभी ये देख लीजिए, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करें। श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित अंतर है। यह एक अपचय क्रिया है। श्वसन एक प्रकार की अपचय क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की उपचय क्रिया है। श्वसन, इसमें CO2 गैस शरीर के बाहर छोड़ी जाती है
और प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस शरीर के अंदर ली जाती है। आप नॉर्मली देखते हैं जब आप सांस लेते हैं तो आप O2 गैस लेते हैं, लेकिन आप जब छोड़ते हैं तो वो CO2 गैस होती है। और पेड़ पौधे जो होते हैं वो CO2 गैस को ग्रहण करते हैं, गेन करते हैं, और O2 गैस को बाहर वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिस चीज़ को हम लोग लेते हैं, और इसी चीज़ से समन्वय स्थापित होती है। इसलिए पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। अगर हम लोग जीवित रहना चाहते हैं तो पेड़ पौधों को भी जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे लिए प्राणदायक सिद्ध होते हैं, वो हमें O2 देते हैं और हमारे CO2 को भी ग्रहण करते हैं, जिससे वातावरण में संतुलन बना रहता है। अगला पॉइंट है इसमें O2 गैस शरीर के अंदर ली जाती है। श्वसन की प्रक्रिया जो होती है उसमें O2 गैस शरीर के अंदर ली जाती है, जैसा कि हम लोग करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में O2 गैस शरीर के बाहर छोड़ी जाती है, जो अभी हमने बताया। ये O2 गैस जो छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, उसी O2 गैस को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि लगाना चाहिए। ये हमारे जीवन को बनाते हैं, हमारे जीवन को बिगाड़ते नहीं हैं, और हम लोग इनके जीवन को बिगाड़ते हैं, बनाते नहीं हैं। समजात अंग की परिभाषा उदाहरण के साथ दें। देखिए, समजात अंग होता क्या है? वैसे अंग होते हैं जो उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से समान होते हैं, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मैंने वही लिखा है, जीवों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं, लेकिन कार्यों में भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे में मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के डैने, कुत्तों के अग्रपाद। यहाँ पे बंदर के भी आगे आगे के जो पैर हैं वो भी इसी में आएंगे। तो मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के डैने, कुत्तों के अग्रपाद, इन तीनों की संरचना समान होती है। इन तीनों का जो संरचना स्थल है वो समान होता है, संरचना समान होता है, लेकिन ये कार्य अलग अलग करते हैं। हम लोग अपने हाथ से खाते हैं, चमगादड़ डैने से खा नहीं सकते, वो उसका उपयोग किसी और चीज़ में उड़ने में करते हैं। और कुत्ते के अग्रपाद, वो भी अपने अग्रपाद से खा नहीं सकते। हम लोग जो काम अपने हाथ से करते हैं वो कुत्ता अपने अग्रपाद से नहीं कर सकता है, क्योंकि इनका सिर्फ संरचना सेम है, इनके कार्य अलग अलग हैं। इसी को समजात अंग कहा जाता है। और यहाँ पर आप लोग का मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि मैं 8 क्वेश्चन का सीरीज रोज़ लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इससे आगे मैं ऐसे ही करके डालती रहूँगी। फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम है, जनवरी तक मैं वीडियो डालूँगी। इससे जो आप हमारे वीडियो को जो देखेंगे उससे बाहर मेरा उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नहीं जाए आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डालूँगी। और आप लोगों को समझ में आए ऐसे आंसर लिख के सरल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश